तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 97 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ज़ॉम्बी वाइट नाम के एक इंटरनेशनल गैंगस्टर को जो कि गिगवैन चो को जान से मारने के लिए आया होता है। ज़ॉम्बी वाइट गिगवैन चो को बस जान से मारने वाला ही होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे मैनेजर किम आ जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं चाइना का सीन, जहाँ पे कुछ पुलिस वाले टॉम लोगों को एयरपोर्ट से भगाते हुए बोल रहे होते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ, जल्दी यहाँ से निकलो। टॉम भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता होता, इसलिए वो अपने बंदों के साथ यहाँ से निकल लेता है और जाते जाते कहता है, हाँ ठीक है, चिल्लाना बंद कर, क्या परेशानी है। यांग चाल कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर चोई जल्दी ही यहाँ पे पहुँचते होंगे हमारे पासपोर्ट लेके। और जो असिस्टेंट चोई होता है वो इन लोगों के पासपोर्ट ही तैयार कर रहा होता है। यांग चाल कहता है, वैसे सैरा सिन का क्या हुआ। शांगुई कहता है, मुझे पूरा यकीन है वो अपना काम काफी अच्छे से कर रही होगी सर, क्योंकि आज तक उसने अपना एक भी मिशन फेल नहीं करा है। टॉम कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और इतने में ही टॉम की टक्कर होती है एक बंदे से, लेकिन जिन लोगों से टॉम की टक्कर हुई होती है वो लोग रुकते नहीं, वो लोग सीधा आगे चले जाते हैं। टॉम रुक के पीछे की तरफ उन लोगों को देख रहा होता है और यांगचाल टॉम को कहता है, सर क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है। टॉम कहता है, हे यांगचाल, क्या तुम्हें वो स्मेल आई? उन लोगों से बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है जैसी हमसे आती है। इसके बाद हमें उन बंदों के चेहरे साफ साफ दिखाई देते हैं जिनसे टॉम टकराया होता है, और ये जो बंदे होते हैं चाइना की सिक्योरिटी टीम से होते हैं, जिन्हें के ग्रुप कहा जाता है। साथ ही साथ में ब्लैक ड्रैगन्स बेन भी इनको कहा जाता है। इन लोगों ने तो टॉम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा अपने बॉस को बोल रहा होता है, बॉस टी ग्रुप भी उस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है। इनका बॉस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम उनसे पहले इस मामले को खत्म करेंगे, इससे पहले कि वो लोग कोरिया पहुंचे पार्टी खत्म हो चुकी होगी। और देखो ये बात वैसे मानवा में तो नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस टी ग्रुप की ये बात कर रहे हैं वो टी ग्रुप वही टी ग्रुप है जिसके अंदर जाइलंग काम करता है। और जाइलंग वही बंदा है जो हमें लुकिसम में देखने को मिला था। अभी ये बंदे अपने प्राइवेट प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं और जाके अपने प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं। इसके बाद जो इनका बॉस होता है कहता है, सच में हमारा काम काफी ज्यादा सिंपल है, हमें बस कोरिया जाके कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने लानी है और वापस से कोरिया आना है उनके सर अपने हाथ में लेके। और ये जो इनका बॉस होता है इसका नाम होता है लाओडोंग। लाओडोंग अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, ओए जो कोरिया में वो बंदा है, क्या तूने उससे बात करी? दूसरा बंदा कहता है, जी सर मैंने उससे बात करी और मुझे बताया गया है कि कोरिया में एक ऐसा भी रास्ता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस रास्ते में जाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये बंदा एयर होस्टेस को देख कर कहता है, सब चीज तैयार है, अब बस हमारा वहाँ पे जाना बाकी है। हे आखिर दिक्कत क्या है, ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? जो लड़की होती है वो कहती है, वो सर मुझे नहीं लगता कि अभी हम उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि प्लेन के बाहर जो जेंटलमैन है वो बहुत देर से हमारा रास्ता रोक रहे हैं, और वो जेंटलमैन और कोई नहीं बल्कि होता है टॉम ली। ये लड़की अभी जैसे ये बात कर रही होती है इतने में ही टॉम प्लेन के अंदर आ जाता है। टॉम को देख के लाओडोंग कहता है, क्या एक कोरियन? लेकिन टॉम एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, छुप के लगता है तुम्हें छुप के देखते हुए मैं पकड़ा गया, लेकिन देखो तो ये चूहे यहाँ से दूसरे देश जाने की सोच रहे हैं। चूहों, मैं ये बात सिर्फ एक बार बोलूंगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, और वो बात ये है कि मैं तुम्हारा प्लेन ले रहा हूँ। और टॉम को ये बात कहते हुए जो लाओडोंग होता है खूनी निगाहों से देख रहा होता है। लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोरिया का सीन, जहाँ पे गिगवैन जमीन में जख्मी हालत में बैठा हुआ होता है और गिगवैन के सामने होते हैं मैनेजर किम। मैनेजर किम यहाँ पे गिगवैन को बचाने के लिए आए होते हैं ज़ॉम्बी वाइट से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ज़ॉम्बी वाइट एक इंटरनेशनल गैंगस्टर होता है। मैनेजर किम अभी गिगवैन को बोल रहे होते हैं, सरचो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप अब सुरक्षित हाथों में हो, अभी इसी पल से आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बेको हाम लेती है। लेकिन जो गिगवैन के साथ के दो लौंडे होते हैं अभी वो काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, इसलिए दूर से सैरा मैनेजर किम को चिल्लाते हुए कहती है, हे मैनेजर किम, इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, हमें जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ये बात सुन के गिगवैन सैरा की तरफ भागता हुआ जाता है और कहता है, रुक जाओ, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गिगवैन सैरा की तरफ जा रहा होता है इतने में ही गिगवैन के साइड से अचानक से आता है ज़ॉम्बी वाइट, जो कि गिगवैन को बस पकड़ने ही वाला होता है। बट इससे पहले कि गिगवैन ज़ॉम्बी वाइट के हाथ लगता, मैनेजर किम एक मुक्का मारता है ज़ॉम्बी वाइट के मुंह पे, और इसके बाद लगातार 4-5 अटैक और कर देते हैं ज़ॉम्बी वाइट के ऊपर। और ये सारे के सारे अटैक जेट कोंडो स्टाइल में होते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी वाइट खुद को संभाल पाता, मैनेजर किम एक मुक्का मारता है ज़ॉम्बी वाइट के दिल में, और ये अटैक मैनेजर किम का वही खतरनाक अटैक होता है जो मैनेजर किम ने डैनियल बेक के मारा था। इस अटैक से किसी भी बंदे का दिल धड़कना बंद हो जाता है, और अगर ये वाला अटैक 3-4 बार लगातार किसी के मार दिया तो कोई इंसान मर भी सकता है। हम देखते हैं मैनेजर किम जैसे ही ज़ॉम्बी वाइट के दिल पे ये मुक्का मारते हैं, ज़ॉम्बी वाइट मुंह
से खून थूक देता है। उसका दिल भी लगभग धड़कना बंद हो चुका होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज़ॉम्बी वाइट एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इसलिए ज़ॉम्बी वाइट खुद को संभाल लेता है और खुद को कुछ देर की ब्लैकआउट वाली सिचुएशन में जाने से बचा लेता है। लेकिन ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा ज़ॉम्बी वाइट ने करा है ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैनेजर किम के अटैक से ज़ॉम्बी वाइट को कुछ नहीं हुआ तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। दरअसल ज़ॉम्बी वाइट के पास एक खास तरीके का टैलेंट होता है मैनेजर किम के अटैक से बचने का। अभी जैसे ही ज़ॉम्बी वाइट खुद को संभालता है तो वो एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है मैनेजर किम के। मैनेजर किम भी बचने के लिए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वाइट मैनेजर किम के लगातार मुक्के ही मुक्के बजा देता है। ज़ॉम्बी वाइट जितने भी मुक्के मैनेजर किम के मार रहा होता है, मैनेजर किम वो सारे मुक्कों को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज्यादा पास्ट का सीन, और ये पास्ट होता है ज़ॉम्बी वाइट का, जिस समय वो थोड़ा सा जवान था। हम स्क्रीन में ज़ॉम्बी वाइट को देख रहे होते हैं और हमें पीछे से वॉइस ओवर आती है। ज़ॉम्बी वाइट गैंग का एक पुराना मेंबर रह चुका है, और वाइट गैंग वो गैंग है जो किसी जमाने में LA के 18 स्ट्रीट में काफी ज्यादा एक्टिव रह चुकी है। ज़ॉम्बी वाइट को जो नाम दिया गया है ज़ॉम्बी, वो उसने कमाया है, क्योंकि ज़ॉम्बी वाइट की टफनेस किसी राक्षस के जैसी है। और हम देखते हैं एक सीन में ज़ॉम्बी वाइट के पूरे शरीर में चाकू ही चाकू घुपे हुए होते हैं, और अगर इतने चाकू किसी नॉर्मल बंदे के घुस जाए तो कोई भी बंदा मर सकता है। लेकिन इतने सारे चाकू लगने के बावजूद भी ज़ॉम्बी वाइट ऐसे खड़ा होता है जैसे पार्क में खड़ा होगा। ज़ॉम्बी वाइट की ऐसी शॉकिंग चीज को देख के अभी काफी सारे गैंगस्टर ज़ॉम्बी वाइट को देख के भाग रहे होते हैं और कहते हैं, क्या ये एक राक्षस है? आखिर अब तक ये जिंदा कैसे है? सारे हरामजादे मर जा। और इनमें से एक बंदा गोली मारता है ज़ॉम्बी वाइट की छाती में, और वो गोली ज़ॉम्बी वाइट के बिल्कुल शरीर के आर पार चले गई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ॉम्बी वाइट को कुछ नहीं हुआ होता। हमें बताया जाता है कि चाहे फाइट कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन ज़ॉम्बी वाइट हर फाइट से बच जाता है, वो हमेशा जिंदा बच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, उसे भी बाकी इंसानों की तरह दर्द महसूस होता है, लेकिन वो अपनी हर एक लड़ाई इस तरह से लड़ता है जैसे वो उसकी लास्ट लड़ाई हो, और इसीलिए ज़ॉम्बी वाइट कभी भी कोई फाइट हारता नहीं है। इस सारे के सारे पास्ट के बाद हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे ज़ॉम्बी वाइट का मुक्का मैनेजर किम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मैनेजर किम ज़ॉम्बी वाइट का हाथ पकड़ के अपने दूसरे वाले हाथ से ज़ॉम्बी वाइट के हाथ में एक अटैक करके उसका हाथ तोड़ देते हैं। ज़ॉम्बी वाइट का एक हाथ टूट चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ॉम्बी वाइट अपने दूसरे हाथ से एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के मुंह पे, और इसके बाद मैनेजर किम के एक लात मार के मैनेजर किम को दूर उड़ा देता है। वहीं थोड़ी सी ही दूर पे जो सैरा लोग होते हैं, दोनों लॉन्डो को उठा के यहाँ से जा रहे होते हैं, और सैरा कहती है, जल्दी करो, उन लड़कों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। और ये लोग दोनों लॉन्डो को कार के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद जो कार के अंदर वूजियांग होता है, गिग्वेन उसको कहता है, मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलूंगा, प्लीज इनका अच्छे से ध्यान रखना। वूजियांग कहता है, सर क्या आप नहीं आ रहे हो? गिग्वेन कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो तुम्हारा भी पीछा किया जाएगा, इसलिए भविष्य के त्यान वाई त्यान ग्रुप का मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों की जान नहीं जानी चाहिए, इनको बचा लो। और ये बात सुन के वूजियांग कार लेके निकल लेता है, और गिग्वेन अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है मैं इस फाइट को कैसे लड़ सकता हूँ। अभी पूरी की पूरी दुनिया त्यान वाई त्यान ग्रुप के पीछे पड़ी है, मुझे फाइट करनी ही होगी, मुझे इन हालातों से लड़ना ही होगा ताकि किसी और की जान ना जाए। और जो सैरा होती है गिग्वेन को कहती है, तो भविष्य के होने वाले लीडर, क्या आपने अपना मन बना लिया है? अगर ऐसी बात है तो क्या फिर अब हम चले? यही पास में ही सोंगडो में त्यान वाई त्यान की एक ब्रांच है। गिग्वेन कहता है, ठीक है चलो चलते हैं, मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकता। वहीं दूसरी तरफ जो मैनेजर किम होते हैं भागते हुए जाते हैं ज़ॉम्बी वाइट की तरफ, और ज़ॉम्बी वाइट की छाती में एक और खतरनाक सा मुक्का मारते हैं, जिससे ज़ॉम्बी वाइट के मुंह से काफी सारा खून निकलता है, और वो खून मैनेजर किम के मुंह पे भी गिर जाता है। लेकिन क्योंकि ज़ॉम्बी वाइट की टफनेस काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए ज़ॉम्बी वाइट खुद को दोबारा से संभाल लेता है और अपने चाकू से लगातार कई सारे अटैक करता है मैनेजर किम के ऊपर। लेकिन मैनेजर किम उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहे होते हैं, और ज़ॉम्बी वाइट लगातार बस मैनेजर किम के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। इन हमलों से बचते बचते मैनेजर किम खुद से कहते हैं, ये काफी ज्यादा जिद्दी है और ऊपर से ये काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर मैं इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींचता हूँ तो मुझे इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि मुझे अब क्या करना है। और मैनेजर किम उछल के ज़ॉम्बी वाइट से दूर आ जाते हैं, और अभी मैनेजर किम ने एक अजीब सी फाइटिंग पोजीशन ले ली होती है, जिसको देख के ज़ॉम्बी वाइट कहता है, क्या आखिर तो ये क्या कर रहा है? और मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, मैं ये खेल इस तरह से नहीं खेलना चाहता था, लेकिन इसने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमारे दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और उनको हराने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। मुझे और ज्यादा ताकत के साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला होगा वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसके बाद मैनेजर किम ज़ॉम्बी वाइट को जवाब देते हैं, माफ करना लेकिन मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं वो चीज इस्तेमाल करने वाला हूँ जो डायरेक्टर ली ने मुझे सिखाई थी। और डायरेक्टर ली से ऑब्वियसली मैनेजर
किम का मतलब होता है टॉम ली। और मुझे नहीं लगता कि टॉम ने मैनेजर किम को कुछ सिखाया है, बल्कि मैनेजर किम टॉम को देख के खुद सीखे हैं। मेरे ख्याल से मैनेजर किम ने टॉम की फाइटिंग स्टाइल को देख के उसको अपना बना लिया है। बट वो बात की बात है, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनचॉल पार्क को, जो अभी सामने की तरफ चल रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिनचॉल के सामने आ जाता है जून गो किम। जिनचॉल को देख के गो कहता है, अरे यार अब ये क्या है, क्या परेशानी है? मुझे तो बताया गया था ये काम आसान नहीं होने वाला, लेकिन मुझे तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए आया हूँ। ओए बुड्ढे, तू किसके लिए काम करता है? बट इतने में ही जिनचॉल बहुत ही स्पीड में आता है गो की तरफ और गो के एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन गो उस मुक्के को डॉज कर लेता है। जिनचॉल अभी गो के ऊपर काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन गो उन सारे के सारे मुक्कों को डॉज कर लेता है और वो भी बहुत ही इजीली। गो के दोनों हाथ अभी जेब में होते हैं और वो जिनचॉल को बहुत ही हल्के में ले रहा होता है। बट इतने में ही जिनचॉल एक मुक्का मारता है गो के मुंह पे, जिससे गो सीधा जमीन में जाके टकराता है। और जैसे ही गो जमीन में टकराता है, गो पीछे की तरफ एक बैक फ्लिप मारते हुए लात मारता है जिनचॉल की ठुड्डी में और वापस से अपनी जगह में आके खड़ा हो जाता है। जिनचॉल को इस अटैक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और जून गो बोल रहा होता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ओए फौजी, क्या तेरे पास पैसे पड़े हैं? क्योंकि अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू खुद को तैयार कर ले। तुझे मेरे कपड़े खराब नहीं करने चाहिए थे। तुझे पता है ये कपड़े मेरे नहीं हैं, ये कपड़े मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिए हैं और मेरा दोस्त एक ऐसा इंसान है जिससे तू बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहेगा। और यार जून गो ने ये कपड़े किससे उधार लिए हैं? मुझे लगता है ये बात आप में से काफी सारे लोगों को पता चल चुकी होगी, इसलिए कमेंट करके बताओ कि जून गो ने किसके कपड़े उधार लिए हैं। और अब भी जिसको समझ नहीं आया, मैं एक हिंट दे देता हूँ। जून गो ने जिसके कपड़े उधार लिए हैं वो बंदा मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है और हो सकता है वो बंदा आपको भी पसंद हो। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।